अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया का सबसे डेंजरस वेपन क्या है, तो शायद आप कहेंगे न्यूक्लियर वेपन, या फिर कोई ख़तरनाक एआई बन जाए, या फिर कोई मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी। लेकिन यही सवाल अगर मैं आपसे 2300 साल पहले पूछता, तब आपका जवाब क्या होता? तब आपका जवाब होता एक दिमाग जो इंसानों को समझ सकता है। और हिस्ट्री में अगर किसी ने इंसान के दिमाग को समझा है, पॉलिटिक्स को समझा है, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स, पावर को समझा है, तो वो है चाणक्य। तो आज की इस वीडियो में हम चाणक्य की फिलॉसफी को समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा चाणक्य जो थे वो किन हालातों में उभरे थे। एंशिएंट भारत जो था वो एक यूनाइटेड नेशन नहीं था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अब सबसे बड़ा जो किंगडम था वो मगध था, जिसपे धनानंद नाम का एक रूलर जो था वो राज कर रहा था। उस समय तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी, बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर था, नॉलेज का पावर हाउस था भाई। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ना जाने कितने सब्जेक्ट्स थे जो पढ़ाए जाते थे वहाँ पे। दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ पढ़ने आते थे। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स भी वहीं से निकलते थे, और उन इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स के बीच में हमारे चाणक्य भी निकले थे। अब चाणक्य ना हिस्ट्री को समझ रहे थे, सिर्फ नॉलेज ही गेन नहीं कर रहे थे, वो ऑब्जर्व भी कर रहे थे। वो देख रहे थे कि अगर जो नेशन है वो यूनाइटेड ना रहे, छोटे छोटे राज्यों में बटा रहे, फ्रेगमेंटेड रहे, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है। अब जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है तो कोई भी फॉरेन पावर आएगी, इन्वेड करेगी और चकनाचूर कर देगी भारत को। और ऐसा हो भी रहा था उस समय। अलेक्जेंडर जो था वो इन्वेड करने की कोशिश कर रहा था। एक कहानी बताई जाती है कि चाणक्य जो थे वो धनानंद के कोर्ट रूम में गए थे और वहाँ पर उनका मजाक उड़ाया गया। तो उन्होंने ठान लिया कि अब इस एरोगेंट, ग्रीडी और एक ऐसा रूलर जो कि पब्लिक से ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड था, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसको हटाना है। उन्होंने प्रण ले लिया और यहीं से सब कुछ चेंज हो गया। तो ऐसे ही वो एक बार एक जगह से गुजर रहे होते हैं और वो देखते हैं कुछ बच्चे खेल खेल रहे हैं। उसमें से एक बच्चा जो है राजा बना हुआ है। तो उस बच्चे के अंदर चाणक्य ने कुछ गुण देखे, कुछ क्वालिटीज़ देखी। उन्हें लगा कि नेचुरली लीडर लग रहा है। उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त, और उस चंद्रगुप्त को उन्होंने गोद ले लिया एक तरीके से, और उसको वो सारी शिक्षाएं दी, वो सारी नॉलेज दी जो एक रूलर को देनी चाहिए। तो दोनों ने मिलकर एक वक्त आने पर नंदा अंपायर को खत्म कर दिया और मौर्य अंपायर की स्थापना करी। अब ये सब कुछ कैसे हो पाया? एक इंसान ने पूरी हिस्ट्री कैसे बदल दी, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खत्म कर दिया? चाणक्य की सबसे जो फेमस किताब है, सबको पता है, अर्थशास्त्र है। लोगों को लगता है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर है, वेल्थ के ऊपर है, पावर के ऊपर है, और उसमें बहुत कुछ है। एक स्टेट को कैसे चलाना है उसके ऊपर भी बात की गई है, डिप्लोमेसी की बात की गई है, पावर की बात की गई है। चाणक्य कहते थे जैसे बॉडी होती है उसके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, एक ऑर्गन भी काम करना बंद कर दे तो पूरी बॉडी खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाती है। वैसे ही किंगडम जो होता है ना, उसके भी अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अगर उन पार्ट्स का, उन ऑर्गन्स का ध्यान रखा जाए ना, तो एक राज्य बीमार पड़ जाता है और फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया था सप्तांग थ्योरी। 7 अंग होते हैं एक राज्य के। पहला अंग होता है स्वामी। अब रूलर हो तो भाई ये मतलब नहीं है कि तुम भाई राज चलाओगे, ठीक है, अपनी मनमानी करोगे, तुम डिसिप्लिन रहोगे, तुम करप्ट नहीं हो सकते हो। क्योंकि अगर तुम करप्ट हो गए तो करप्शन जो होगा वो नीचे तक जाएगा, पूरा राज्य करप्ट हो जाएगा। तो तुम्हें डिसिप्लिन रहना है, तुम करप्ट नहीं हो सकते हो, और तुम्हें खुद को ये समझना है कि तुम सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट हो। तुम यहाँ पर राज करने नहीं आए हो, तुम यहाँ सेवा करने आए हो पब्लिक की। और एक राजा जो होता है उसको पब्लिक से डिस्कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए। अब धनानंद था, वो पब्लिक से डिस्कनेक्टेड था, उसको पता नहीं था कि क्या चल रहा है राज्य के अंदर, भाई कितने लोग मर रहे हैं भूख से, कितने लोगों के साथ क्या हो रहा है। अगर राजा अय्याशी में डूबा हुआ है, ऐशो आराम में डूबा हुआ है, तो एक दिन उसका पतन होना ही होना है। तो चाणक्य बताते हैं स्वामी जो होगा, जो रूलर होगा, उसको ऐसा होना चाहिए जैसे एक पब्लिक सर्वेंट होता है। उसको पता होना चाहिए कि जो ये पब्लिक है, जो कि एक तरीके से मेरी मालिक है। मोनार्की के अंदर भी बता रहा हूँ, मोनार्की के अंदर भी ये चीज़ें लागू होती है, डेमोक्रेसी में ही नहीं। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो उसमें जो सरसी थी या फिर जॉफरी था, वो दोनों ही ऐसे बेकार से राजा थे। लोग उनको क्यों नफरत करते थे? उन्हें पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। वो कभी झांक कर देखते नहीं थे अपने महल के बाहर कि उनकी पब्लिक के साथ क्या होता है। दूसरा अंग होता है अमात्य। अमात्य मतलब मिनिस्टर्स वगैरह हो गए। अब मिनिस्टर्स अगर करप्ट हो, इनकॉम्पिटेंट हो, तो चाहे बेस्ट राजा हो, कितना अच्छा राजा तुमने बैठा रखा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो वहाँ से अपना बेस्ट डिसीजन देगा, वहाँ से तो वो करेगा, ऑर्डर करेगा, आदेश देगा, लेकिन उसको लागू करने के लिए नीचे लोग होने चाहिए। अगर वही करप्ट होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मिनिस्टर्स को अच्छा होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी के अंदर भी लागू होती है बात, ऑब्वियस सी बात है। चाहे प्राइम मिनिस्टर कितना अच्छा हो, अगर उसके मिनिस्टर्स ही करप्ट होंगे, उसके मिनिस्टर्स ही उल्टे सीधे काम करेंगे, तो कैसे चलेगा काम। साथ ही साथ चाणक्य बताते हैं कि मिनिस्टर्स को ना उनकी योग्यता के हिसाब से चुनना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये बंदा लॉयल रहा है मेरे लिए, ये बंदा मेरा फ्रेंड है, या फिर इसने भाई बहुत समय तक मेरा साथ निभाया मेरी फैमिली का। अगर योग्यता नहीं है उसके अंदर, अगर वो नहीं संभाल सकता वो मंत्री पद, तो उसको मत दो, वो पावर मत दो। तीसरा अंग होता है जनपद, टेरिटरी, या फिर वो लोग जो उस जगह रह रहे हैं।
अगर लोग ही कमज़ोर हो गए तो राज्य टूट जाएगा। ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमी उनसे चल रही है। अगर वही प्रॉस्पर नहीं करेंगे, वही अगर ग्रो नहीं कर रहे होंगे तो बीमार पड़ जाएगा राज्य। राजा को ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक जो है वो ग्रो कर रही है साथ साथ। उन पे ऐसा कोई नियम नहीं लागू कर देना चाहिए, उनके ऊपर ऐसा भी कोई सितम नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए जिसके कारण पब्लिक जो है उसकी ग्रोथ रुक जाए। चौथा अंग होता है दुर्गा। दुर्गा से पता चल रहा है शक्ति। शक्ति कहाँ से आएगी? एक राज्य की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी मिलिट्री के अंदर, उसके आर्म फोर्सेस के अंदर, उसके सैनिकों के अंदर। और जो पहले के किंगडम होते थे, आपको पता है वहाँ दीवारें होती थी, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी, तो उसको कहा गया है ये ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है पावर होती है तो कंपटीशन होता है, कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो आपके राज्य के ऊपर आँख गड़ाए बैठा है, जो चील की तरह बैठा हुआ है कि कब ये कमज़ोर पड़ेगा और मैं इसको खा जाऊँगा। और कभी भी किसी राज्य की ताकत को देखना होता है तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसके पास कितने वेपन हैं, इसके पास आर्मी कैसी है। आज भी ये चीज़ लागू होती है। कोई भी देश उठा के देख लीजिए, हम कैसे जज करते हैं कि वो भाई सुपर पावर है। यूएस और रसिया को हम क्यों इतना ताकतवर मानते हैं? क्योंकि उनके पास वो मिलिट्री है, वो पावर है, आर्म फोर्सेस उनके खतरनाक है, उनके पास वेपन है बेस्ट से बेस्ट, टेक्नोलॉजी अच्छी है। और आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी ये बात आ जाती है। तो ये ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी राज्य के लिए। पांचवा अंग है कोष, ट्रेजरी। तुम्हारे पास पैसा कैसा? भाई अगर पैसा ही नहीं है तो भाई कैसे चलेगा सब कुछ? क्योंकि पैसे से ही रोड बनते हैं। भाई आप सब्सिडी देते हैं, आप अपने जो ये मिलिट्री वाले लोग हैं उनको सैलरी देते हैं। तो अगर एक राजा ऐसा हो जो कि भाई कहे ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पैसे कितने भी हैं, मैं मेरी आयशी में जाएंगे, तो क्या होगा? एक दिन ख़त्म हो जाएंगे वो पैसे। और फिर तुम्हारी आर्मी को तुम क्या खिलाओगे? तुम कैसे सड़कें बनाओगे? तुम इरिगेशन सिस्टम कैसे सेटअप करोगे? और भी बहुत सारे काम होते हैं, इनको फंड करना होता है। तो कोष का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। छठा अंग है दंड। अब दंड से पता चल रहा है भाई कि लॉ एनफोर्समेंट, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना। उसके लिए आपको जो कुछ करना पड़े वो करना पड़ेगा। पब्लिक में अगर क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, ठीक है, जो करप्ट हैं, वो बिना पनिशमेंट के चले जा रहे हैं, उनको पकड़ नहीं पा रहे हो तुम, सोच के देखो ना, दीमक की तरह है वो खाए जाएंगे। तुम चाहे कितने बेस्ट हो, कितने अच्छे नियम बना रहे हो, कितनी अच्छी पॉलिसी बना रहे हो, तुम्हारे पास कितना अच्छा पैसा हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ करप्ट लोग बैठे हुए हैं, क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं जो इनोसेंट लोगों को खा रहे हैं। तब क्या करोगे? चाणक्य कहते थे कि करप्शन तो हमेशा रहने वाला है, करप्शन को भी खत्म नहीं कर सकते तुम। आप कर क्या सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि करप्शन को कम कर सकते हैं। उसको पहले डिटेक्ट कर लो, उनको पहले ही पकड़ लो, सिस्टम ही ऐसा बनाओ, और उसके बाद उन्हें पकड़ कर पनिशमेंट दे दो कि जितना नुकसान हो सकता था उतना नहीं हुआ। चाणक्य की सबसे खास बात पता है क्या थी? वो रियलिटी को वैसे ही देखते थे जैसी वो रियलिटी है। वो वैसे नहीं देखते थे रियलिटी को जैसा वो देखना चाहते हैं। कुछ लोग ना एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं इसको एक आइडियल वर्ल्ड बना दूंगा, मैं एक ऐसा राज्य बना दूंगा जहाँ करप्शन होगा ही नहीं, जहाँ पे क्रिमिनल्स होंगे ही नहीं, जहाँ कोई लूटपाट नहीं होगी, जहाँ सारे लोग ऑनेस्ट होंगे। नहीं, चाणक्य कभी नहीं मानते थे ऐसा कुछ हो सकता है। वो एक आइडियल वर्ल्ड कभी भी इमेजिन करते ही नहीं थे। वो जानते थे कि सब कुछ रहने वाला है, बुरे लोग होंगे, जेलेसी होगी, करप्शन होगा, सब कुछ होगा, क्राइम भी होगा, लोग करप्ट होंगे, और उन हालातों के बीच में आपको कैसे सर्वाइव करना है वो उनकी फिलॉसफी में दिखता है। सातवां अंग जो है वो है मित्र। बहुत सारे लोग इसको ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। कोई भी किंगडम ना आइसोलेट रहकर ना सर्वाइव नहीं कर सकता ज़्यादा देर तक। आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं कर सकता। उसको दोस्त बनाने पड़ेंगे, अलायंसेस बनाने पड़ेंगे, रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे। ये सोचना कि मैं अकेले सर्वाइव कर जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा राज्य है, मेरा बहुत बड़ी टेरिटरी है, मेरे पास इतने आर्म फोर्सेस हैं, तो मुझे मतलब नहीं है, ये बहुत ही गलत होगा। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कल को क्या हो सकता है। कल को हो सकता है वो सारे लोग जिनको तुम छोटा छोटा समझते हो, छोटे राज्य समझते हो, वो एक हो जाए और तुम पे हमला कर बैठे। तो सबसे बेस्ट क्या है कि उनके साथ अलायंसेस बनाया जाए जो कि दोनों के हित में हो। और इसी से ना अगली थ्योरी निकल के आती है, मंडला थ्योरी। अब चाणक्य कहते हैं कि कोई भी किंगडम होता है ना, वो एक सर्कल का हिस्सा होता है, एक मंडल का हिस्सा होता है। बहुत सारे देश होते हैं, वो मिलकर साथ में काम कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं हमारे इंटरेस्ट कैसे हैं भाई, जियोग्राफी कैसी है, ठीक है, हमारे बीच में ऐसा क्या हो सकता है समझौता जिसके कारण हम लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकते हैं साथ साथ। तो चाणक्य बताते हैं कि एक राजा को ये देखना चाहिए कि ये जो मेरा दोस्त है ना, ये राज्य जो भी है, फॉर एग्जांपल आज के टाइम का एग्जांपल लेता हूँ। अब जैसे बहुत सारे इंडिया के लोग हैं वो इजराइल को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर ना, पॉलिटिकल दुनिया के अंदर दोस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं होती। पहले ध्यान रखना, फ्रेंडशिप नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको दोस्त मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। अगर उन्हें लगेगा आपसे कुछ उन्हें मिल रहा है, उनका कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो ही वो आपके साथ अच्छे रिश्ते बना के रखेंगे। जैसे ही वो काम खत्म हुआ, आपके साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे, आप दुश्मन बन जाएंगे उनके। तो अगर कोई राजा ये सोचता है ना भाई ये तो मेरा दोस्त है, ये हमेशा दोस्त रहेगा, तो बेवकूफ़ है। उनको समझ में आना चाहिए कि भाई हर एक चीज़, हर एक जो ये
अलायंसेस होते हैं ना, वो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होते हैं। मान लीजिए एक राजा है जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आता किसी कारण से, लेकिन उसके साथ अलायंस बनाने में ना मेरे कंट्री को फ़ायदा है, मेरे किंगडम को फ़ायदा है। तो चाणक्य कहते हैं भाई कर, दोस्ती बना उसके साथ, क्योंकि तुझे अपने पर्सनल इमोशन से ऊपर उठना है, तुझे कलेक्टिव इंटरेस्ट देखना है, कलेक्टिव फ़ायदा देखना है अपने राज्य का, अपने इमोशंस को बीच में मत आने दे। और अगर कोई मान लो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त कोई राजा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ना आपके रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहा है वो क्रिएट उसका किंगडम, तो भाई उससे दोस्ती तोड़ दो। चाणक्य बताते हैं चेस के गेम की तरह देखना है आपको ये सबको। ये नहीं कि बस करंट में जो सिचुएशन बनी हुई है उसके हिसाब से बस चल रहे हैं, नहीं, आपको देखना है कि अगर मैं ये मूव चल रहा हूँ तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है फ्यूचर के अंदर, कैसे होने वाला है गेम आगे। आज के टाइम में जितनी भी दोस्ती आप देखते हैं ना किसी भी कंट्री के बीच में, तो ये समझ लेना कि वो बस म्यूचुअल इंटरेस्ट के कारण साथ बैठे हुए हैं। अलायंसेस क्यों हो रहे हैं, ट्रीटी क्यों हो रही है, सब कुछ एक रीज़न के कारण हो रहा होता है। ओ क्या कल्चर इनका, आओ इनसे दोस्ती करें, वाओ तुम्हारी आइडियोलॉजी मेरी आइडियोलॉजी मिलती है। नहीं भाई, तू मेरे को तेल दे रहा है, मैं तेरे को ये दूंगा, मेरे कंट्री में ये उगता है, मैं तुझे ये दूंगा, तो मुझे ये दे। कल को अगर सिचुएशन बदलती है तो आपको अपने रिश्ते बदलने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ा रीज़न कि चाणक्य मुझे क्यों ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि जिस टाइम में ना इंटरनेट था, ना कोई कैमरा था, ना कोई सर्विलेंस सिस्टम था, उस टाइम के अंदर चाणक्य ने एक बहुत ही कमाल का नेटवर्क बिछा रखा था जिनको गुप्तचर बोलते थे, स्पाइज। ये स्पाइस क्या करते थे, इंटेलिजेंस को कलेक्ट करते थे, डेटा कलेक्ट करते थे। अब चाणक्य जानते थे कि अगर तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में पता है, ठीक है, उसकी चाल पहले समझ सकते हो तुम, तो तुम उससे एक कदम आगे ऑलरेडी, ठीक है, उसको बेवकूफ़ बना सकते हो। चाणक्य इस चीज़ को जानते थे कि इन्फॉर्मेशन जो है बहुत बड़ी पावर है। चाणक्य 2300 साल पहले ये कर रहे थे और उन्होंने ऐसे बैठा रखे थे बहुत सारे स्पाइस। कोई मर्चेंट बन जाता था, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई भाई भिखारी की तरफ बैठा हुआ है, कोई डांसर बन गया है, कोई नचनिया है, कोई कुछ कर रहा है, अलग अलग जगह उन्होंने अपने बंदे बैठा रखे थे। और सबसे कमाल की बात ये थी कि वो किसी एक स्पाई पे भरोसा नहीं करते थे, वो मल्टीपल सोर्सेस से जब एक इन्फॉर्मेशन आती थी उसी पे विश्वास करते थे। ये नहीं कि भाई एक ने बोल दिया तो मैं ट्रस्ट कर लूँगा ब्लाइंडली, नहीं। जब मुझे मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल गई कि हाँ भाई ये 3 लोग एक ही बात कह रहे हैं, तो बात में सच्चाई होगी। साथ ही साथ ये नहीं कि सिर्फ आपको दुश्मन की खबर रखनी है, आपको अपने अंदर का भी मूड जानना है पब्लिक का। ये नहीं कि पब्लिक भाई परेशान हुई जा रही है और आपको अंदाज़ा ही नहीं है। तो इंटेलिजेंस वाले क्या करते थे, स्पाइस क्या करते थे उस वक्त, पब्लिक का भी मूड जांचते रहते थे। क्या सोचते हैं आप राजा के बारे में, क्या सोचते हैं आप इन पॉलिसीज़ के बारे में, आपको क्या लगता है टैक्स ज़्यादा है या कम है। मिनिस्टर्स के ऊपर खबर रखा करते थे, क्योंकि वो जानते थे चाणक्य कि भाई जेलेसी होती है, जेलेसी नॉर्मल है, नेचुरल है, आएगी कि भाई ये बंदा पावर में कैसे है, मैं कैपेबल ज़्यादा हूँ, मुझे बैठना चाहिए था इस गद्दी पे। तो वो मिनिस्टर्स को भी देखते रहते थे, कहीं वो कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रच रहे। तो ये मिनिस्ट्री के अंदर पब्लिक के मूड को, आर्मी मिलिट्री ऑफिसर जो कमांडर्स हो गए, उनके ऊपर भी भाई स्पाइंग की जाती थी। चाणक्य जानते थे कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस के दम पर उन्होंने पूरी हिस्ट्री बदल डाली थी। चाणक्य साथ साथ रूलर को भी बताते हैं कि भाई ये नहीं कि हम दूसरे की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कोई हमारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहा हो। तो जो तुम प्लान बनाते हो ना, उसका बहुत ध्यान रख, उस प्लान को कॉन्फिडेंशियल कैसे रखना है, सीक्रेसी कैसे बना के रखनी है, उसका भी ध्यान रखना है। इन्फॉर्मेशन तभी तो वैल्यूएबल होगी जब वो तुम्हारे पास रहेगी। अगर वो किसी गलत हाथ में पड़ गई तो भाई क्या फायदा उसका। अभी तक चाणक्य की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट थे बस, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को भी बहुत अच्छे से समझा था, क्योंकि अगर आप इंसानों को समझ गए तो आप सब समझ गए भाई। टेक्नोलॉजी बदल सकती है, हालात बदल सकते हैं, वक्त बदल सकता है, लेकिन जो ह्यूमन इमोशंस हैं, ह्यूमन नेचर हैं, वो वैसे ही रहते हैं। हर इंसान के अंदर डिज़ायर्स होते हैं, मोटिवेशंस होती हैं, फियर होता है, एम्बिशंस होते हैं, और उन्हीं को आपको समझना होता है। जैसे ही आपने उनको पकड़ लिया, आप समझ जाएंगे इंसान क्या करने वाला है, इस इंसान को कैसे लुभाना है, इस इंसान को कैसे कंट्रोल करना है। और चाणक्य उसको अच्छे से जानते थे। बाहर से लोग ना बहुत आदर्शवादी नज़र आ सकते हैं कि मैं तो अपने आदर्शों पर चलता हूँ, मेरी ये वैल्यूज़ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना इंसानों के अंदर इनसिक्योरिटी होती है। उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए होती है, कुछ को डर लग रहा होता है, कुछ को पैसे चाहिए होते हैं, कुछ ग्रीडी होते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग बोलते हैं ना, ज़रूरी नहीं होता कि वो होता है। कई बार ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा मुस्कुरा रहा है आपके सामने, वो अंदर जेलसी लेके बैठा हो, ठीक है, क्या पता वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर आपसे नफरत करता हो। कई बार इंसान जो बहुत चुप नज़र आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इंट्रोवर्ट है, साइलेंट है, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो इंसान बहुत अच्छा ऑब्जर्वर हो, ऑब्जर्व कर रहा हो चीज़ों को। इसलिए एक लीडर को ना सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको उनके बिहेवियर को भी देखना है, उनके एक्शन को भी देखना है। साथ ही साथ चाणक्य ने ट्रस्ट के ऊपर भी काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने बोला है कि ब्लाइंड ट्रस्ट से दूर रहना है भाई तुम्हें। अब जो ट्रस्ट होता है ना, वो अज्यूम नहीं किया जाता, मुझे लगता है ये बंदा भरोसे लायक है, नहीं, ये स्टेटमेंट ख़त्म, हटा दो, डिलीट कर दो। अज्यूम नहीं करना है। किसी भी इंसान को अगर आपका ट्रस्ट जीतना है तो उसको अर्न करना पड़ेगा, अपने एक्शंस के ज़रिए, अपने बिहेवियर के ज़रिए, किसी भी तरीके से। अगर इंसान जो है उस पर तुम ब्लाइंड ट्रस्ट कर बैठते हो तो कल को तुम धोखा खा सकते हो, और अगर तुम धोखा खाए ऐसे लीडर, ऐसा रूलर, तो राज्य को भुगतना पड़ेगा उसका परिणाम। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम ओवर सस्पिशियस हो जाओ,
ठीक है, सब पे शक करने लग जाओ, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो आपको ओवर सस्पिशन और ब्लाइंड ट्रस्ट के बीच में एक बैलेंस बना के रखना है। किसी पर अंधा विश्वास भी नहीं करना है और आपको ओवर सस्पिशियस भी नहीं होना है कि भाई नहीं इसने कुछ गड़बड़ करी है, ये कुछ गड़बड़ कर सकता है। फिर आप कैसे रूल करोगे? तो आपको एक बैलेंस बना के रखना है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि राजा को ना अपने चारों तरफ, अपने आसपास ना ऐसे लोग भी रखने चाहिए जो सच बोल सकें, जो ऑनेस्ट हो, जो कॉम्पिटेंट हो। ये नहीं कि भाई ऐसे लोग रख रखे हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, पावरफुल लोगों के बीच में ऐसे लोग होते ही हैं जो वैलिडेशन पाना चाहते हैं राजा का या उस इंसान का, तो उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। हाँ राजा जी आपकी पॉलिसी अच्छी है, हाँ राजा जी आपका डिज़ाइन अच्छा है। जान के बताते हैं ऐसे लोग मत रखो। कुछ ऐसे लोग भी रख रहे हैं जो कड़वा बोले लेकिन सच बोले, भले बुरा लगे। आपने देखा होगा राजा ऐसे होते हैं कुछ कि किसी ने क्रिटिसाइज़ कर दिया उनके किसी डिसीजन का या फिर उनकी पॉलिसी का, तो भाई उन्हें लगता है दुश्मन है, ये जलता है मुझसे। चढ़ के बोलते हैं ऐसा नहीं है। कई बार आपको उनकी बात को सुनना चाहिए, पहले देखना चाहिए वो कहना क्या चाह रहा है। अब होता ही है ना, अथॉरिटी जैसे आपके पास आती है, आपके पास दो ताकतें आ जाती हैं। पहला तो आप डिसीजन ले सकते हो, दूसरा ये हो सकता है कि आप गलत डिसीजन जो है उसको लेकर ये भ्रम पाल सकते हो कि मैंने सही किया है। इसी कारण आपको ऐसे लोग रखने चाहिए जो आपके इस भ्रम को तोड़ते रहें। जब आपको डिसीजन ले तो बता सकें सर ये गलत है, राजा जी ये गलत है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। और जो बहुत ज़्यादा मियाँ मिट्ठू बने ना कि भाई बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, समझ जाना चाहिए कि उनमें कुछ गड़बड़ है, वो कुछ चाहते हैं, कोई फेवर चाहते हैं। चाणक्य बताते हैं कि अगर किसी इंसान के ना असली कैरेक्टर को समझना है ना तो उसको पावर देख के देख लो एक बार। हर इंसान जो गरीब होता है, जिसके पास पावर नहीं होती, अथॉरिटी नहीं होती ना, वो शुरुआत में ऐसे ही हम्बल होता है, बहुत ही विनम्र लगेगा आपको। एक बार उसको पावर देख के देखो, उसका जो असली कैरेक्टर होगा सामने आ जाएगा। तो पावर जो होती है ना वो कैरेक्टर को रिवील करती है। तो कभी भी किसी इंसान से मिलो जो बहुत ही ज़्यादा वीक है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है, वो अच्छा व्यवहार कर रहा है तुम्हारे साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा ही है। हो सकता है कि पावर मिलने के बाद वो आपको अपने असली तेवर दिखा दे। चाणक्य कहते हैं दो तरीके के बैटल फील्ड होते हैं। एक होती है बाहरी दुनिया जहाँ पे आप लड़ रहे होते हो अपने दुश्मन से, एक होती है अंदर वाली दुनिया। और उस दुनिया को अगर आपने जीत लिया तो आप बाहर भी जीत जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा वो जोर देते थे सेल्फ कंट्रोल पे, डिसिप्लिन पे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने पे, क्योंकि अगर आप अंदर हार गए तो बाहर भी हार जाओगे। एक इंसान जो एरोगेंट हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, वो ख़त्म हो गया। एक इंसान जो इमोशंस के दम पर डिसीजन लेने लग गया, इमोशनल हुआ और उसने कहा इसको मार दो, इमोशनल हुआ उसने ये डिसीजन पास कर दिया, तो गया राजा गई प्रजा। और एक राजा को ना ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल लॉजिकली रैशनली सोच पाए। चाणक्य बताते हैं कि एरोगेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में ना एक बहुत ही क्लियर लाइन होती है। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस वो है जहां इंसान ना अपनी कैपेबिलिटी जानता है, वो जानता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। और एरोगेंस क्या है पता है? एरोगेंस वो जगह है जहां वो अपनी लिमिटेशंस ही भूल जाता है, जहां भूल जाता है कि मेरे अंदर भी कुछ खामियां हैं भाई, कुछ इम्परफेक्शंस हैं, और इस चक्कर में वो गलती कर बैठता है। तो एक राजा को पता होनी चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेसेस क्या है, क्योंकि वीकनेसेस उसको याद दिलाती रहेंगी भाई ग्राउंड पे रहे, ठीक है, तो कोई बड़ा भगवान नहीं है। और कॉन्फिडेंस जो है उसको याद दिलाती रहेंगी कि हाँ भाई तुझ में है कुछ कैपेबिलिटीज़। चाणक्य ने इकोनॉमिक्स के ऊपर भी बहुत कुछ कहा है, और उसकी जो पॉलिसीज़ वगैरह थी, जो उनकी बातें थी, उनको आज भी पढ़ा जाता है। बड़े बड़े जो बिजनेस लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनको पढ़ते हैं। उन्होंने टैक्स को लेकर एक बहुत कमाल की बात कही थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा था टैक्सेशन पता है कैसा होना चाहिए। अभी क्या होता है आप देखो कि जो राजा होता है वो अपनी ट्रेजरी को भरने के लिए बहुत भयंकर लेवल पे टैक्स लेता है, वसूलता है, और पब्लिक जो होती है परेशान हो जाती है कि इतना टैक्स नहीं दे पाएंगे यार हम। चाणक्य ने कहा था कि टैक्स का सिस्टम पता है कैसा होना चाहिए। जैसे मधुमक्खी होती है, वो फूल पे जाती है, अपना रस लेती है और निकल जाती है, उसने फूल को बर्बाद नहीं किया। तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए टैक्सेशन सिस्टम को, कि आप पब्लिक से टैक्स लो लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उनकी खूबसूरती ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो बर्डन नहीं डालना है, आपको बोझ नहीं बनना है उस फूल के ऊपर, उस पब्लिक के ऊपर। कुछ इस तरीके से होना चाहिए आपका टैक्सेशन सिस्टम। हर युग में ना ऐसे लोग आते हैं जो अपने समय से ना आगे सोचते हैं। चाणक्य भी कुछ ऐसे ही थे। वो 2300 साल पहले आए थे लेकिन उनके आइडियाज़ आज भी रेलेवेंट है, उनके आइडियाज़ आज भी जिंदा हैं और आज भी अप्लाई होते हैं बहुत सारे फील्ड्स के अंदर। वो कहते थे कि रूलर तो आएंगे जाएंगे लेकिन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो देश चलाते हैं, वो राज्य को चलाते हैं, तो उन सिस्टम को ही स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। अब उस वक्त का जो नंदा अंपायर था जिससे वो चिढ़ गए थे, वो सिर्फ धनानंद से नहीं चिढ़े थे, वो उन सिस्टम से चिढ़े थे, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा था, इंस्टीट्यूशंस ही ऐसे थे, करप्ट हो रखे थे कि अगर धनानंद को हटा भी दिया जाता किसी और द्वारा तो भी प्रॉब्लम रहती। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो राजा को चेंज करना था, फिर उसके बाद सिस्टम को चेंज करना था। हमारे देश के अंदर देख लीजिए, अगर इंस्टीट्यूशन फेल हो जाए, होने लगे, तो क्या होगा। मान के चलो, एग्जांपल दे रहा हूँ, आरबीआई फेल हो जाए, सेबी फेल हो जाए, एफएसएसएआई
प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर भी, फिर भी मान लो फेल हो जाए, पूरी तरीके से फेल हो जाए, जुडिशरी सिस्टम फेल हो जाए, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन अगर फेल हो जाए, करप्ट हो जाए पूरी तरीके से, तो भाई भंटाधार है, फिर तो ख़त्म हो जाएगा वो स्टेट। तो जो देश है वो इंस्टीट्यूशन से बिल्ड होता है। चाणक्य वही बता के गए हैं कि तुम्हें इंस्टीट्यूशंस पे काम करना है, सिस्टम को बिल्ड करना है। राजा तो आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, यही अटल बिहारी वाजपेयी बोल के गए हैं कि पार्टी तो आएंगी और जाएंगी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहेंगे, देश चलते रहना चाहिए। वो यही कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड ऐसा कर दो कि वही चला दें, राजा आएगा अपना काम करेगा वो नौकर की तरह। और इसी कारण 2300 साल बाद भी उस इंसान का नाम जिंदा है, एक टीचर के रूप में, एक फिलोसोफर के रूप में, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।